मैं समुद्र के बीचों बीच एक विशाल लकड़ी के राफ्ट पर जागा। मेरा सिर पागलों की तरह दर्द कर रहा था। जब मैंने चारों तरफ देखा तो मुझे हर जगह सिर्फ वाटर ही दिखा, और राफ्ट पर मेरे चारों तरफ पड़ी थी मेरी आर्ट क्लास की 42 लड़कियां, साथ में हमारी टीचर भी। मैं अकेला लड़का हूँ। इससे पहले कि मैं समझ पाता कि क्या हो रहा है, एक अजीब सी आवाज़ हम सबके दिमाग के अंदर बोली। उसने हमें बताया कि हम किसी तरह के ओशन सर्वाइवल गेम में हैं। कुछ रूल्स थे। हर ग्रुप को एक राफ्ट मिलता है और हर राफ्ट का एक कैप्टन होता है। अगर कैप्टन मर जाता है तो राफ्ट डूब जाता है। हम स्पेशल टैलेंट्स जगा सकते थे, समुद्र से मटेरियल्स इकट्ठा कर सकते थे, अपने राफ्ट को अपग्रेड करके शिप बना सकते थे, और उनसी क्रिएचर्स से लड़ सकते थे जो रात में बाहर आते हैं। हर हफ्ते एक सुनामी आएगी और हर महीने हम एक नए समुद्री इलाके में बह जाएंगे। लड़कियां बिल्कुल भी डरी नहीं थीं। वे एक्साइटेड थीं, जैसे यह किसी तरह का एडवेंचर हो। मैंने अपना पैनल चेक किया और पता चला कि मैं कैप्टन हूँ। बढ़िया। तो अगर मैं मर गया तो सब मेरे साथ नीचे चले जाएंगे। बिल्कुल भी प्रेशर नहीं। हमारी टीचर लिंसी ने तुरंत कमान संभाल ली। वह शांत और समझदार है, इसके लिए बिल्कुल सही। उसका टैलेंट एसएस लेवल था, जिसका नाम स्ट्रेटेजिक इंसाइट था। यह उसे सामान्य से 3 गुना तेजी से सोचने और रिएक्ट करने देता है। फिर बाकी लोगों ने भी अपने टैलेंट्स बताए। जब रुआन को ए लेवल फॉर्चून टेलिंग एबिलिटी मिली, उसकी ट्विन सिस्टर वेंसा को ए लेवल कॉम्बैट स्किल मिली। एक लड़की को एस लेवल ड्रैगन मेडन टैलेंट मिला, एक ड्रैगन एग के साथ, जिसे वह 10 दिनों में हेज कर सकती है। यहाँ तक कि वह लड़की जो नहाते समय खींच ली गई थी, उसके पास एक यूजफुल बबल पावर था जो लोगों को पानी के अंदर सांस लेने देता है। फिर सबने मेरी तरफ देखा। मैंने अपना स्टेटस खोला और अपना टैलेंट देखा। एसएसएस लेवल ओवरलॉर्ड बॉडी। मेरी स्ट्रेंथ हर एक दिन 1 पॉइंट बढ़ती है बिना किसी लिमिट के। मुझे पर्याप्त समय दो और मैं अनस्टॉपेबल हो जाऊंगा। लेकिन बस इतना ही नहीं था। मेरे दिमाग में एक सीक्रेट सिस्टम एक्टिवेट हुआ, मैनी डिसेंडेंट सिस्टम। हर बार जब मेरा एक नया बच्चा होता है, मुझे एक आइटम को अनलिमिटेड वर्जन में बदलने को मिलता है। जैसे एक सिंगल बॉटल ऑफ वाटर हमेशा के लिए इन्फिनिट वाटर बन जाती है। एक लगातार बढ़ने वाला शरीर और एक सिस्टम जो अनलिमिटेड रिसोर्सेज देता है। मैंने गहरी सांस ली। ये एक परफेक्ट शुरुआत थी। जब मैंने सबको अपने मैनी डिसेंडेंट सिस्टम के बारे में बताया, मैंने इसे ज़्यादा बच्चे ज़्यादा आशीर्वाद कहा। इसे सिंपल रखने के लिए मैंने समझाया कि अगर मेरा किसी के साथ एक बच्चा होता है तो मैं एक आइटम को अनलिमिटेड सप्लाई में बदल सकता हूँ। इन्फिनिट फूड, वाटर, जो भी हमें चाहिए। राफ्ट पूरी तरह खामोश हो गया। फिर सबका दिमाग उड़ गया। लड़कियां यकीन नहीं कर पा रही थीं। उन्होंने जल्दी समझ लिया कि क्योंकि मैं यहाँ अकेला लड़का हूँ और कैप्टन भी, मेरा जिंदा रहना ही सब कुछ है। अगर मैं मर गया तो राफ्ट डूब जाएगा और हम सब मर जाएंगे। इसलिए उन्हें न केवल मेरी रक्षा करनी है, बल्कि उन्हें मेरी एबिलिटी इस्तेमाल करने में भी मदद करनी है। इससे माहौल काफ़ी अजीब हो गया। कई चेहरों पर लालिमा आ गई। कुछ लड़कियां अपनी दोस्तों को वॉलंटियर करने के लिए चिढ़ाने लगीं। यहाँ तक कि हमारी टीचर लिंसीशिया भी थोड़ी सी शर्माई। हालांकि मैं बता सकता था कि वह पहले ही मेरी शक्ति के स्ट्रेटेजिक वैल्यू के बारे में सोच रही थी। जाहिर है ये सब अब भी नहीं हो सकता था। हम सब अब भी आधा घंटा पहले तक स्टूडेंट थे और राफ्ट में दीवारें भी नहीं थीं। बिल्कुल भी प्राइवेसी नहीं। मैंने सोचा कि मुझे बस धैर्य रखना होगा। जब सप्लाईज काफ़ी कम हो जाएंगी, लोग खुद ही मान जाएंगे। फिर जब हुआन ने मुझसे कैप्टन पावर्स के बारे में पूछकर मुझे हकीकत में वापस खींचा, तो पता चला कि मेरे सिर के ऊपर सोने के अक्षरों में कैप्टन शब्द तैर रहा था। असल में दुश्मनों के लिए एक बड़ा टारगेट साइन। बढ़िया। जहाँ तक मेरी असली कैप्टन एबिलिटीज़ की बात है, मैं राफ्ट को चला सकता था, उसे एक्सपैंड और मॉडिफाई कर सकता था, और सबके साथ परमिशन शेयर कर सकता था। मैंने मजाक में कहा कि मैं किसी भी अवज्ञा करने वाले को समुद्र में फेंक सकता हूँ। कुछ लड़कियां सच में डरकर पीछे हट गईं। LGISHA ने बीच में आकर हमें फोकस किया। उसने सबको याद दिलाया कि खतरनाक क्रीचर्स रात में आएंगे, इसलिए हमें जल्दी दीवारें बनानी होंगी। फूड और फ्रेश वाटर भी तुरंत समस्या थे। राफ्ट के किनारे पर हमें 40 से ज़्यादा फिशिंग रॉड्स मिली, हमारा स्टार्टिंग इक्विपमेंट। मैंने एक पकड़ी और उसे पानी में फेंका। लड़कियों ने भी उसका पालन किया और जल्द ही हम सब राफ्ट के चारों तरफ लाइन में खड़े होकर इस ओशन वर्ल्ड में अपना पहला खाना पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। हमने 1 घंटे से ज़्यादा फिशिंग की और लगभग कुछ भी नहीं पकड़ा। लड़कियां थक गईं और शिकायत करने लगीं। कोई फिश नहीं फंस रही थी। एक लड़की ने एक लकड़ी का बॉक्स निकाला जिसके अंदर बस एक सड़ा हुआ ब्रेड का टुकड़ा था। समुद्र रिसोर्सेज के मामले में मेरी उम्मीद से भी ज़्यादा कंजूस था। तभी मुझे रुअन की फॉर्चूनेलिंग एबिलिटी याद आई। मैंने उससे कहा कि वह इसका इस्तेमाल करे ताकि हम देख सकें कि आज हमारी किस्मत कैसी है। उसने अपनी आंखें बंद कीं और उसके हाथ में एक बैम्बू ट्यूब दिखाई दिया। उसने उसे हिलाया और कुछ ऐसा कहा, कृपया मुझे एक बहुत लकी वाला निकालने दो।
जिसे बाकी लड़कियों ने तुरंत मेरे बारे में मजाक में बदल दिया। बेचारी रोहन पूरी तरह लाल हो गई। उसकी ट्विन सिस्टर विंसो ने उसे बचाने के लिए कदम रखा और सबको चुप करा दिया। फिर जब रोहन ने ट्यूब को उल्टा किया और एक स्टिक बाहर गिरी, उस पर लिखा था, बहुत बड़ा दुर्भाग्य। पीछे की तरफ उसने हमें चेतावनी दी कि रात होने से पहले एक शेल्टर बना लो, नहीं तो कुछ भयानक होगा। हंसी तुरंत खत्म हो गई। सब जल्दी गंभीर हो गए। लीशा ने कमान संभाली और सबको फिशिंग जारी रखने को कहा। हमें अंधेरा होने से पहले शेल्टर बनाने के लिए लकड़ी चाहिए थी। इस बार किसी ने शिकायत नहीं की। सब चुपचाप जितना हो सके उतनी मेहनत से फिशिंग करते रहे। सूर्यास्त तक पूरे दोपहर की मेहनत के बाद हम 43 लोगों ने सिर्फ 112 लकड़ी के प्लैंक्स, 5 बॉटल्स ऑफ वाटर और 15 पीसेस ऑफ कंप्रेस्ड ब्रेड ही जुटाए थे। ज़्यादा नहीं, लेकिन 112 प्लैंक्स बस काफ़ी थे। मैं ढेर के पास गया और 5 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा, 2 मीटर ऊंचा एक केबिन बनाने का कमांड दिया। लकड़ी के तख्ते अपने आप हवा में उठ गए और एक वीडियो गेम बिल्डिंग सिस्टम की तरह आपस में जुड़ने लगे। कुछ ही सेकंड में हमारे पास एक छोटा लकड़ी का केबिन था, जिसमें 4 दीवारें, एक छत और एक दरवाज़ा था। लड़कियां हैरान थीं, लेकिन मैं रिलैक्स्ड नहीं था। सूरज तेज़ी से गायब हो रहा था और अंधेरा आ रहा था। मैंने सबको अंदर जाने को कहा। आज रात कोई बाहर नहीं जाएगा। केबिन बहुत छोटा था। हम 43 लोग लगभग 20 वर्ग मीटर में ठूंसे हुए थे, कंधे से कंधा लगे हुए, मुश्किल से हिल पा रहे थे। लड़कियों ने मुझे बीच में धकेल दिया, कहते हुए कि मैं कप्तान हूं और मुझे सुरक्षित रहना चाहिए। एलजी आइशिया मेरी बाईं तरफ थी, जबकि रुआन मेरी दाईं तरफ, और ड्रैगन वाली लड़की मेरे पीछे थी। शैम्पू, बॉडी वॉश और हर तरफ की गर्माहट का मिश्रण संभालना थोड़ा ज़्यादा था। मैंने हमारे सप्लाईज निकाले, 5 पानी की बोतलें और 15 ब्रेड के टुकड़े। LGISHA ने चीज़ों को संभालने में मदद की। सबको एक छोटा घूंट और एक ब्रेड का 1/3 हिस्सा मिला। लड़कियां सावधान थीं और अपने हिस्से से ज़्यादा नहीं ले रही थीं। जब 2 लड़कियों ने एक ही समय पर मुझे आखिरी 2 बोतलें दी, दोनों मुझे उम्मीद भरी नज़रों से देख रही थीं, तो मुझे तनाव महसूस हुआ। मैंने जल्दी से दोनों ले लीं, एक लिंशिया को दे दी और दूसरी खुद पी ली। संकट टल गया। मैं खुद को रोक नहीं पाया और रू 1 को थोड़ा चिढ़ाया, आखिरी ब्रेड का टुकड़ा उसके होंठों के पास पकड़कर। वो जम गई, मुझे बड़ी बड़ी आंखों से देखते हुए। बाकी लड़कियां पागल हो गईं उसे चिढ़ाने में। फिर वेंसा ने मेरे हाथ से ब्रेड छीन ली, उसे अपनी बहन के मुंह में ठूंस दिया और मुझे घूरने लगी। सब हंस पड़े और पहले का डर थोड़ा कम हो गया। जैसे ही थकान हावी हुई, लोग एक दूसरे पर झुककर सोने लगे। मैं भी सोने ही वाला था कि तभी धड़म, कुछ नीचे से बेड़े से टकराया। पूरा ढांचा नीचे गिरा और जोर से हिलने लगा। सब चिल्लाते हुए जाग गए और एक दूसरे से टकराने लगे। बाहर का तूफान पागल कर देने वाला था। हवा चिल्ला रही थी, लहरें दीवारों से टकरा रही थीं। फिर एक लड़की ने भूत के बारे में चिल्लाया। हम सब उधर देखने लगे जहां वो इशारा कर रही थी। लकड़ी के तख्तों के बीच एक गैप से एक बहुत बड़ा खून लाल आंख दिख रही थी, जो एक बास्केटबॉल जितनी बड़ी थी, और उसमें एक सीधी पुतली थी। वो सीधे हमें घूर रही थी, अंदर सबको स्कैन कर रही थी जैसे हम शिकार हों। फिर उसके पास एक बड़ा सा मुंह दिखा, जो चौड़ा फैल गया एक डरावनी खामोश मुस्कान में। केबिन बिल्कुल शांत हो गया। फिर एक लड़की रोने लगी और उससे सबका कंट्रोल टूट गया। चीखना, सिसकना, पूरी घबराहट। यहाँ तक कि लिंसिशिया ने मेरा हाथ इतनी जोर से पकड़ लिया कि उसके नाखून मेरी त्वचा में लगभग घुस गए। विंसा ने एक खंजर निकाला और अपनी बहन के सामने खड़ी हो गई। कांप रही थी, लेकिन लड़ने के लिए तैयार। सब मेरी तरफ भागे। मैं कप्तान था, अकेला लड़का, और अभी के लिए वही एक चीज़ था जिसे वो पकड़ सकते थे। मुझे हर तरफ से दबाया जा रहा था, लेकिन किसी तरह मैं पूरी तरह शांत था। शायद ये मेरा ओवरलॉर्ड बॉडी काम कर रहा था। मैं भीड़ के पार उस लाल आंख को देख रहा था, जो अभी भी दीवार के पार से हमें देख रही थी। वो क्रीचर अब भी अंदर नहीं आ सकता था, लेकिन ये कमज़ोर बेड़ा ज़्यादा देर नहीं टिकेगा। रूल्स के अनुसार हर 7 दिन में सुनामी आती है। अगर हमने तब तक इस बेड़े को एक असली जहाज़ में अपग्रेड नहीं किया, तो हम सब मर जाएंगे। मैंने फैसला कर लिया, कल से हम तेज़ी से मटेरियल्स इकट्ठा करेंगे और कुछ इतना मजबूत बनाएंगे जो आने वाली चीज़ का सामना कर सके। जब सूरज की रोशनी दीवारों की दरारों से अंदर आई, मुझे पता था कि हम रात पार कर चुके हैं। मैं सबसे पहले उठा और जैसे ही मैंने खिंचाव लिया, मुझे एक गर्म ऊर्जा अपने शरीर में बहती महसूस हुई। मेरा ओवरलॉर्ड बॉडी टैलेंट एक्टिवेट हो गया था। एक और दिन जिंदा रहने के लिए एक स्ट्रेंथ पॉइंट। कल तक मैं एक साधारण कॉलेज स्टूडेंट था। आज मुझे लगा कि मैं एक बैल को मुक्का मार सकता हूँ। मैंने दरवाज़ा खोला और ताज़ा समुद्री हवा अंदर आने दी। सब थके हुए लग रहे थे, लेकिन जिंदा रहने पर खुश थे। लिंशिशा ने खुद को जल्दी संभाला और सबको याद दिलाया कि पिछली रात का मॉन्स्टर सबूत है कि हम एक पल भी बर्बाद नहीं कर सकते। हमने डेक पर सुबह की मीटिंग की। मैंने अपनी योजना बताई। पहला, खाना और पानी जुटाना। दूसरा,
बेड़े को अपग्रेड करना लेवल 2 पर यह लहरों को बेहतर संभालता है, और लेवल 5 पर यह एक असली जहाज बन जाता है। तीसरा, अपने टैलेंट्स का इस्तेमाल करना सीखना। माहौल हल्का हो गया जब लोग अपनी एबिलिटीज दिखाने लगे। सुटोवो, बबल वाली लड़की, सबसे पहले गई। उसने अपने गाल फुलाए और एक गुलाबी बबल बाहर निकाला जो एक इंसान से भी बड़ा हो गया। एक बहादुर लड़की ने उसे छुआ और उसके अंदर खिंच गई, हवा में तैरने लगी। शुरू में उसे मजा आया, फिर ऊंचाई से घबरा गई। जब सोटो ने बबल फोड़ा, लड़की सीधा अपनी पीठ के बल गिर गई। सब हंस पड़े। ये बेवकूफ़ी भरा लग रहा था, लेकिन डिफेंस या पानी के अंदर जाने के लिए ये पावर सच में बहुत काम की थी। फिर आई इनगाओ, एस रैंक ड्रैगन मेडन। उसने अपना चमकता हुआ ड्रैगन एग पकड़ा और हमें बताया कि उसे हैच होने के लिए बॉडी वार्मथ चाहिए। तो वो पालथी मारकर बैठ गई और अंडे को अपनी गोद में एक माँ मुर्गी की तरह पकड़े रही। एक दूसरी लड़की ने उसे इस पर चिढ़ाया और निंगयाओ ने जवाब दिया कि जैसे ही उसका ड्रैगन निकलेगा वो सबसे पहले उसी लड़की के पीछे जाएगा। सब हंस पड़े, यहाँ तक कि लिंसी भी मुस्कुराई। मैंने उसे मुझे एक अलग, थोड़ा नरम नज़र से देखते हुए पकड़ लिया। जैसे ही मज़ा खत्म हुआ, मैंने सबको फिर से काम पर लगा दिया। सूटो और इनगाओ पीछे रुक गए अपने स्किल्स की प्रैक्टिस करने के लिए। बाकी सब ने फिशिंग रॉड उठाई और बेड़े के किनारे की तरफ बढ़ गए। हमारा लक्ष्य सिंपल था, आज रात सरवाइव करना और एक असली खाना खाना। दोपहर की गर्मी बहुत खतरनाक थी। बेड़ा एक भट्टी जैसा लग रहा था और सब पसीने में भीग रहे थे। मैंने रुवन से कहा कि वो फिर से अपनी फॉर्चून टेलिंग इस्तेमाल करे। उसने अपना बैम्बू ट्यूब हिलाया और एक स्टिक निकाली। छोटी किस्मत, ज़्यादा अच्छी नहीं, लेकिन कल की तबाही से बेहतर, और ये काम करता हुआ लग रहा था। ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि मेरी फिशिंग रॉड ज़ोर से झुक गई। मैंने अपनी पूरी ताकत से खींचा और ऊपर आया एक काला लोहे का ट्रेजर चेस्ट जो समुद्री घास से ढका हुआ था। लड़कियां पागल हो गईं। अंदर हमें 50 लकड़ी के तख्ते मिले, 2 सड़े हुए ब्रेड के टुकड़े और असली इनाम, एक बेसिक वर्कशॉप का ब्लूप्रिंट। लिंशिया की आंखें तुरंत चमक उठीं। एक वर्कशॉप का मतलब था कि हम असली चीज़ें बना सकते थे। मैंने ब्लूप्रिंट सीखा, कुछ लकड़ी और कीलें डाली और डेक पर एक सही वर्क बेंच प्रकट हो गया जिस पर हथौड़े और आरी साफ सुथरे तरीके से रखे थे। क्राफ्टिंग लिस्ट रोमांचक थी। हम एक लोहे का फायर पिट बना सकते थे खाना पकाने और कमज़ोर क्रीचर्स को डराने के लिए, एक आयरन पोट गर्म खाने के लिए, एक वाटर प्यूरिफायर जो समुद्री पानी को पीने लायक बना सके। असली सर्वाइवल टूल्स। लेकिन फिर हकीकत सामने आई। हमारे पास कोई आयरन नहीं था, कोई प्लास्टिक नहीं, कोई चारकोल नहीं। मटेरियल्स के बिना ब्लूप्रिंट बेकार था। मैंने सबको हार न मानने को कहा। अगर हम ब्लूप्रिंट मछली पकड़कर ला सकते हैं तो मटेरियल्स भी ला सकते हैं। तो हम पूरी दोपहर लगे रहे। सूरज ढलने तक हमने 300 से ज़्यादा लकड़ी के तख्ते इकट्ठा कर लिए थे, जो अच्छा था, लेकिन खाना अलग कहानी थी। हम 43 लोगों ने सिर्फ 3 छोटी मछलियाँ और 5 कंप्रेस्ड बिस्किट्स के पैकेट पकड़े थे। ये सबको खिलाने के लिए बिल्कुल भी काफ़ी नहीं था। जैसे ही अंधेरा फिर से फैलने लगा, हर तरफ पेट की आवाज़ें गूंजने लगीं। भूख मॉन्स्टर के डर से भी ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। मैं इसे सबके चेहरों पर देख सकता था। वो थके हुए थे, भूखे थे और धीरे धीरे अपना धैर्य खो रहे थे। रात फिर आ गई। केबिन अब बड़ा था अतिरिक्त तख्तों की वजह से, तो कम से कम हम सार्डिन्स की तरह नहीं ठूंसे थे। मैंने कोने में एक छोटा अलग कमरा बना लिया था, मेरा कैप्टन कैबिन, जिसमें सिर्फ एक पर्दा था दरवाजे के लिए। मैंने हमारे छोटे खाने को 43 हिस्सों में बांट दिया। हर व्यक्ति को एक घूंट पानी और एक बिस्किट का टुकड़ा मिला, जो उंगली से बड़ा नहीं था। ये काफ़ी नहीं था। हर तरफ पेट की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं और इतना कम खाने के बाद भूख और भी बढ़ गई। तभी किसी ने फुसफुसाया, काश हमारे पास एंडलेस पानी होता। हर नज़र मेरी तरफ मुड़ गई। अब कोई मजाक या छेड़ना नहीं था, बस कच्ची बेबस ज़रूरत। सब एक ही बात सोच रहे थे। मेरी एबिलिटी हमें अनलिमिटेड सप्लाईज दे सकती थी, बस चाहिए था एक बच्चा। मैंने उन सबकी नज़रों का वजन महसूस किया। मैं खड़ा हुआ, सबको सोने को कहा और अपने पर्दे के पीछे जाकर लेट गया। लड़कियों को यह फैसला खुद लेना था। मैं कुछ भी ज़बरदस्ती नहीं करने वाला था। बाहर मॉन्स्टर्स फिर से केबिन की दीवारों को खरोंच रहे थे। वो भयानक खुरचने की आवाज़ और सन्नाटा मिलकर सब कुछ और भारी बना रहे थे। मैं अंधेरे में लेटा था, हाथ सिर के पीछे, सुनता हुआ। मैं ट्विंस की बातें सुन सकता था। वेंसा प्यास की शिकायत कर रही थी और रुवन कह रही थी कि उसे भूख लगी है। सब परेशान थे। मैं इंतज़ार कर रहा था, सिर्फ सर्वाइवल के लिए नहीं, बल्कि क्योंकि मैं कुछ ज़रूरी समझ चुका था। अनलिमिटेड सप्लाईज सिर्फ खाना और पानी नहीं थे, वो असली लीडरशिप की चाबी थे। अगर मैं उसे कंट्रोल करता तो ये लड़कियां सच में मेरा पीछा करेंगी, सिर्फ मुझे कप्तान मानकर सहेंगी नहीं। तभी पर्दा हिला, एक हाथ ने किनारा उठाया और मुझे एक जानी पहचानी खुशबू आई। वो लिंची थी, मेरी टीचर। वो महिला जो हमेशा कंपोज्ड और कंट्रोल में रहती थी, अब वहाँ खड़ी थी, चेहरा लाल, अपने होंठ काटती हुई।
उसने फुसफुसाया कि वो सप्लाईज के बारे में बात करना चाहती है, लेकिन हम दोनों जानते थे कि ये सच में बात करने के बारे में नहीं था। मैंने हाथ बढ़ाया, उसकी कलाई पकड़ी और धीरे से उसे अंदर खींच लिया। अगर हमें सीरियसली बात करनी है, मैंने धीरे से कहा, तो तुम्हें अंदर आना चाहिए। ये सिंसेरिटी दिखाता है। कल रात लिंसी के साथ जो पल था वो अधूरा रह गया था। जैसे ही चीज़ें आगे बढ़ने लगीं, एक ज़ोरदार टक्कर ने बेड़े को हिला दिया। वो दीवार से टकरा गई, हकीकत में वापस आ गई और भाग गई कहते हुए कि वो तैयार नहीं है। मैं छत को घूरते हुए लेटा रहा, टाइमिंग पर गुस्सा करता हुआ। बाहर के वो मॉन्स्टर्स एक दिन इसका भुगतान करेंगे। अगली सुबह कठिन थी। किसी ने अच्छी नींद नहीं ली थी। मॉन्स्टर की आवाज़ों ने सबको जगाए रखा था। लिंसी शो ने मेरी तरफ देखने से बचा। जब मैं बाहर आया, उसके गाल गुलाबी हो गए। मैंने विनरॉन से कहा कि वो फिर से फॉर्चून टेलिंग करे। आधी नींद में उसने बैम्बू ट्यूब हिलाया और एक स्टिक निकाली। उसकी आंखें फैल गईं। महान किस्मत। पीछे का डिस्क्रिप्शन पागलपन भरा था। कुछ ऐसा कि हर कास्ट पर खजाना मिलेगा और अगर तुम दाईं तरफ मुड़ो तो किसी खास से मिलोगे। यहाँ तक कि उसने मजाक भी किया कि समुद्र में कोई ट्रैफिक लाइट्स नहीं होती, लेकिन किस्मत असली थी। पूरा सुबह अविश्वसनीय था। एक के बाद एक मछली, एक के बाद एक बॉक्स। समुद्र बस देता ही जा रहा था। मेटल के टुकड़े, प्लास्टिक, चारकोल, पानी की बोतलें, ब्रेड, बड़ी मछलियाँ। दोपहर तक हमारे पास पिछले 2 दिनों को मिलाकर भी ज़्यादा सप्लाईज थीं। 500 लकड़ी के तख्ते, 25 मेटल के टुकड़े, 32 प्लास्टिक, 10 चारकोल, 24 पानी की बोतलें, 30 ब्रेड और 17 मछलियाँ। आखिरकार सबने ठीक से खाया। आधी बोतल पानी और एक बड़ा ब्रेड का टुकड़ा हर किसी को मिला। फिर मैं वर्क बेंच के पास गया और एक आयरन फायर पिट और एक आयरन पॉट बनाया। लड़कियां पागल हो गईं। उनमें से कुछ ने मछलियां साफ की, थोड़ा अजीब तरीके से, लेकिन पूरी ध्यान के साथ। उन्होंने मछलियों को समुद्री पानी में उबाला। कोई मसाला नहीं था, लेकिन 3 दिन सिर्फ सूखी ब्रेड खाने के बाद गरम मछली के सूप की खुशबू दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ थी। सब उस बर्तन के आसपास इकट्ठा हो गए जैसे भूखे छोटे पक्षी। मैं अकेला कोने में बैठा और अपना पैनल चेक किया। स्पाउस 0, चिल्ड्रन 0, आइटम कन्वर्जन्स 0। मेरा कॉन्स्टिट्यूशन बढ़कर 13 हो गया था ओवरलोड बॉडी की वजह से, जो अच्छा था। लेकिन यहाँ विडंबना थी। इतनी अच्छी किस्मत के साथ और इतना खाना आते हुए कोई भी इतना मजबूर नहीं था कि मुझे अपना सिस्टम एक्टिवेट करने में मदद करे। हमारी किस्मत जितनी बेहतर थी, उतनी ही कम ज़रूरत किसी को मेरी ज़्यादा बच्चे ज़्यादा ब्लेसिंग्स एबिलिटी की थी। मैंने आह भरी। क्या अजीब समस्या है। मछली के सूप के बाद सबको फिर से जिंदगी महसूस हुई। पूरी दोपहर ये लकी स्ट्रीक चलता रहा। सप्लाईज ऐसे आती रहीं जैसे समुद्र हमें तोहफे दे रहा हो। जब लड़कियां मछली पकड़ रही थीं, मैंने अपना कैप्टन पैनल चेक किया और कुछ महत्वपूर्ण पाया। हम एक जगह थे जिसे शैडो विंड सी कहा जाता है। इसने सब समझा दिया। इस इलाके में मटेरियल्स गिरने की दर बहुत कम थी और रात में मॉन्स्टर्स 2 गुने होते थे। कोई हैरानी नहीं कि पहले 2 दिन इतने कठिन थे। हम शुरू से ही हार्ड मोड पर खेल रहे थे। हम यहाँ और 27 दिन फंसे रहेंगे जब तक बेड़ा किसी नए समुद्री इलाके में नहीं बह जाता। जब मैंने सबको बताया, माहौल फिर से गिर गया। पूरा 1 महीना एक्स्ट्रा मॉन्स्टर्स, लेकिन मैंने उन्हें जल्दी ही फिर से फोकस कराया। मैंने लेवल 2 बेड़े के अपग्रेड रिक्वायरमेंट्स निकाले। 800 तख्ते, 50 आयरन ब्लॉक्स और 50 प्लास्टिक। आज की किस्मत के साथ हमारे पास अंधेरा होने से पहले अपग्रेड करने का अच्छा मौका था। सब फिर से नई ऊर्जा के साथ फिशिंग करने लगे। तभी लिंसी शाशा मुझे कैप्टन कैबिन में ले गई। उसने कल रात भागने के लिए माफ़ी मांगी। उसने मुझे बताया, चेहरा टमाटर जैसा लाल, कि वो पहले कभी ऐसी स्थिति में नहीं रही थी। उसने पूछा कि क्या हम धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं और पहले ट्रस्ट बना सकते हैं। उसने यह भी कहा कि मैं उसे टीचर लिन कहना बंद कर दूं और सिर्फ श्या या सिस्टर श्या कहूं। कल रात की सारी झुंझलाहट गायब हो गई। वो ईमानदार थी और मैंने उसका सम्मान किया। मैंने कहा कि मैं समझता हूं और उसे मजबूर नहीं करूंगा, लेकिन मैं खुद को थोड़ा परखने से रोक नहीं पाया। मैंने पूछा, क्या मैं उसकी टांग देख सकता हूं? वो जम गई और भी ज़्यादा लाल हो गई, लेकिन धीरे से बोली, ठीक है। फिर मैंने उसे लकड़ी के बिस्तर पर बैठाया और उसकी निचली टांग की मालिश करने लगा। वो सख्त हो गई और पूछा कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने कहा कि मैं बस उसे आराम दे रहा हूँ। वो पूरे दिन खड़ी रही थी। जब मैं शी की टांग की मालिश कर रहा था, इंगा पर्दा हटाकर अंदर आ गई ये बताने के लिए कि हमने पर्याप्त मटेरियल्स इकट्ठा कर लिए हैं। उसने हमें देखा और जम गई, फिर हकलाते हुए बोली, मैंने कुछ नहीं देखा, और भाग गई। शियाओ पूरी तरह लाल हो गई, अपनी टांग खींच ली और जल्दी से बाहर चली गई। मैं इंगाओ के पीछे गया और बदले में उसका गाल खींचा, उसे धमकाते हुए कि अगर उसने फिर मुझे रोका तो मैं उसके ड्रैगन एग को टी एग बना दूंगा। लेकिन अच्छी खबर असली थी। लड़कियों ने 821 तख्ते, 55 आयरन ब्लॉक्स और 63 प्लास्टिक इकट्ठा कर लिए थे, काफ़ी से भी ज़्यादा।
मैंने मटेरियल्स का इस्तेमाल किया और अपने बेड़े को लेवल 2 में अपग्रेड कर दिया। डेक मोटा और चिकना हो गया, बेड़ा एक चौथाई बढ़ गया और किनारे पर आधा मीटर की बाड़ मिल गई। सबसे अच्छी बात, मैंने चैट चैनल्स अनलॉक कर लिए, एक हमारे समुद्री इलाके के लिए और एक पूरी दुनिया के लिए। सी एरिया चैट शिकायतों से भरा था। शैडो विंड सी में हर कोई हमारी तरह ही संघर्ष कर रहा था। हमारा लकी दिन रुअन की फॉर्चून एबिलिटी की वजह से था। वर्ल्ड चैट कहीं ज़्यादा दिलचस्प था। कुछ लोग पहले से ही लेवल 3 या 4 पर थे। अलग अलग समुद्री इलाके अलग अलग रिसोर्सेज देते थे। लेवल 3 पर एक ट्रेडिंग मार्केट अनलॉक होता है, जिसका मतलब है मेरी अनलिमिटेड सप्लाईबिलिटी हमें बेहद अमीर बना सकती है। फिर बड़ी खबर वर्ल्ड चैट में आई। लेवल 5 पर बेड़े असली जहाज बन जाते हैं, लेकिन इसके लिए पहली सुनामी से बचकर एक स्टॉर्म कोर चाहिए जो 4 दिनों में आने वाली है। और जो पहला कप्तान शिप लेवल तक पहुंचेगा उसे 3 एपिक ट्रेजर चेस्ट्स मिलेंगे पर्पल क्वालिटी गियर के साथ। सबने मेरी और जीशा की तरफ देखा। हम सब जानते थे इसका क्या मतलब है। हमें मेरा सिस्टम एक्टिवेट करना होगा, अनलिमिटेड रिसोर्सेज, ताकि तेज़ी से ट्रेड और अपग्रेड कर सकें। उस रात जीशा मेरे पास आई। उसने अपना फैसला कर लिया था। उसने कहा कि वो सबके भविष्य के लिए खुद को मुझे देने के लिए तैयार है। वो घुटनों के बल बैठ गई, मेरी आंखों में देखा और मुझसे जेंटल रहने को कहा। मैं देख सकता था कि ये इम्पल्स नहीं था, ये सैक्रिफाइस था। मैंने उसका और भी ज़्यादा सम्मान किया, लेकिन जैसे ही सब होने वाला था, एक ज़ोरदार रोशनी का विस्फोट बेड़े के दूसरे सिरे से फूटा। इंगा का ड्रैगन एग समय से पहले हैच हो रहा था। सुनहरी बिजली और लाल लपटें टूटते हुए खोल से बाहर फूट पड़ी और बाहर के मॉन्स्टर्स चीखते हुए भाग गए। शीशिया और मैं तुरंत बाहर भागे। कुछ गलत था। इना की ऊर्जा अंडे में खींच रही थी। उसका चेहरा पीला था और दर्द से मरोड़ खा रहा था। कुछ लड़कियां उसे रोकना चाहती थीं, लेकिन मैंने मना कर दिया। ये उसकी इंस्टिंक्ट थी। अंडा समय से पहले हैच हो रहा था क्योंकि उसे आने वाली सुनामी का एहसास हो गया था। अब भी उसे रोकना उसके टैलेंट को नष्ट कर सकता था। इसके बजाय मैंने सबको कहा कि उसे खाना और पानी देते रहें और उसकी रक्षा करें। फिर मैं उसके सामने बैठ गया, उसके हाथ पकड़े और अपने ओवरलोड बॉडी से उसमें ऊर्जा ट्रांसफर करने लगा। सिस्टम इसे एनर्जी शेयरिंग कहता था। ये मेरी ताकत को लाइफ एनर्जी में बदल रहा था। इससे मैं कमज़ोर हो रहा था, लेकिन उसका चेहरा धीरे धीरे शांत होने लगा। हम सब उस रात जागते रहे, इंगा की रक्षा करते हुए, जब सुनहरी रोशनी आसमान में जा रही थी और ड्रैगन एग धीरे धीरे टूट रहा था। कुछ शक्तिशाली जन्म लेने वाला था। सुबह तक ड्रैगन एग आखिरकार टूट गया। कोई बड़ा धमाका नहीं हुआ, बस लाल और बैंगनी रोशनी की हल्की चमक थी। उसमें से निकला एक छोटा सा जीव, मेरी हथेली जितना, लाल सुनहरी चमकदार स्केल्स से ढका हुआ, बड़ी सुनहरी आंखें, छोटे सींग और एक पूंछ जिसके सिरे पर सुनहरी लौ थी। वो बेहद प्यारा था। उसने हल्की सी आवाज़ निकाली और इंगिया के गाल से रगड़ने लगा। वो थकी हुई थी, लेकिन अपने ड्रैगन को देखकर मुस्कुरा दी। फिर उस छोटे जीव ने मुझे देखा। मैं शायद बहुत बुरा लग रहा था। कागज़ जैसा पीला, आंखों के नीचे काले घेरे, पूरी रात ऊर्जा देने की वजह से। ड्रैगन सीधे मेरी बाहों में आ गया, एक छोटे आग के गोले की तरह मेरे सीने से लिपट गया और मेरी ठुड्डी चाटने लगा, जैसे मैं उसका पिता हूँ और वो डर रहा है कि मैं मर जाऊंगा। इससे सबका कंट्रोल टूट गया। इंगा रोते हुए मेरे पास दौड़ी, कहते हुए कि ये सब उसकी गलती है। फिर आधी लड़कियां भी रोने लगीं। मेरे चारों तरफ इकट्ठा होकर मुझे इतनी ज़ोर से पकड़ लिया कि मैं मुश्किल से सांस ले पा रहा था। श्याओ को सब पर चिल्लाना पड़ा कि पीछे हटो, वरना वो सच में मुझे घोंट देंगे। मैंने अपना पैनल चेक किया। मेरा कॉन्स्टिट्यूशन 13 से गिरकर सीधे 9 हो गया था। एनर्जी ट्रांसफ़र ने मुझे भारी कीमत चुकवाई थी, लेकिन फिर मैंने कुछ नया देखा। मुझे एक दूसरा टैलेंट मिला था, ड्रैगन वॉरियर एस लेवल, क्योंकि मैंने हैच होने के दौरान अपने ओवरलोड बॉडी की ऊर्जा अंडे में डाली थी। ड्रैगन कब ने मेरे साथ एक सोल कॉन्ट्रैक्ट बना लिया था। मैं उसके साथ मर्ज होकर एक ड्रैगन वॉरियर बन सकता था। बढ़ी हुई ताकत, गति और एलिमेंटल रेजिस्टेंस, साथ ही सभी ड्रैगन क्रिएचर्स स्वाभाविक रूप से मेरे दोस्त होंगे। सिस्टम ने मुझे ड्रैगन फादर भी कहा। इसके अलावा मेरे ओवरलॉर्ड बॉडी में एक नया नोट आया। मैं हाई क्वालिटी एनर्जी रिच खाना खाकर अपनी ताकत बढ़ने की गति तेज़ कर सकता था। साधारण ब्रेड और पानी काम नहीं करेंगे, लेकिन स्पेशल खाना मेरी ग्रोथ को बहुत बढ़ा सकता है। इंगा ने सबको हटाया और खुद मुझे पानी और ब्रेड खिलाया। वो अभी भी रो रही थी, कह रही थी कि वो इसकी भरपाई करेगी। उसने छोटे ड्रैगन को फिर से मेरी बाहों में रखा और उसने धीरे से मेरे गाल को चाटा। मैंने उसे कहा कि मैं ठीक हूँ, इतना कमज़ोर नहीं हूँ। वो आंसुओं के बीच मुस्कुराई। स्पष्ट था कि वो मुझ पर विश्वास नहीं कर रही थी, लेकिन फिर भी मुझे खुश करने की कोशिश कर रही थी। थोड़ा आराम करने के बाद मैं बेहतर महसूस करने लगा। मेरा ओवरलोड बॉडी रिकवरी एक सामान्य इंसान से तेज़ था, यहाँ तक कि मेरी कॉन्स्टिट्यूशन कम होने के बाद भी। जब रुआन ने फिर से फॉर्चून निकाला, फिर से अच्छी किस्मत,
वो लड़की हमारी लकी चार्म बनती जा रही थी। मैंने योजना बताई। हमारे पास सुनामी तक 3 दिन थे। मैं चाहता था कि उससे पहले हम लेवल 4 तक पहुंच जाएं। मटेरियल्स की लागत बहुत ज़्यादा थी। लेवल 3 के लिए 1500 तख्ते, 100 आयरन और 100 प्लास्टिक चाहिए था। लेवल 4 के लिए इससे भी ज़्यादा चाहिए था। ये नंबर सबको डरा रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें चिंता न करने को कहा। हमारे साथ अच्छी किस्मत है तो कुछ भी संभव है। मैंने लड़कियों से कहा कि वो लकड़ी के स्टूल बनाएं ताकि वो खड़े रहने के बजाय बैठकर फिशिंग कर सकें। छोटी सी बात थी, लेकिन इससे सब खुश हो गए और मोटिवेट हुए। कभी कभी छोटी चीज़ें बड़ी बातों से ज़्यादा मायने रखती हैं। दोपहर में हमने फिर से मछली का सूप खाया। माहौल हल्का था। कुछ लड़कियां मजाक कर रही थीं कि मैं पिछली रात के बाद कितना थका हुआ लग रहा हूं, जिससे वन रोहन टमाटर की तरह लाल हो गई। मैंने अनसुना करने का नाटक किया। फिर शीशा चुपचाप मेरे पास आई। उसने मेरा हाथ पकड़ा। उसकी उंगलियां ठंडी थीं, लेकिन पकड़ मजबूत थी। उसने कहा कि हम अब और इंतज़ार नहीं कर सकते। उसकी योजना मेरी योजना से पूरी तरह मेल खाती थी। लेवल 3 पर ट्रेडिंग मार्केट अनलॉक करना, मेरी अनलिमिटेड सप्लाई एबिलिटी का इस्तेमाल करके मटेरियल्स के लिए ट्रेड करना, फिर तेज़ी से लेवल 4 या शायद लेवल 5 तक पहुंचना सुनामी से पहले। वही हमारा एकमात्र मौका था एपिक ट्रेजर चेस्ट्स के लिए। मैंने उससे कहा कि वो कमाल है। वो शर्माई और मुझे घूर कर आंखें घुमा लीं। पास में कुछ लड़कियां हमारे बारे में फुसफुसा रही थीं और मैंने देखा वेन रुअन चुपचाप अपनी फिशिंग रोड के साथ बैठी थी। थोड़ी उदास लग रही थी। उसकी बहन वेन सा उसे कोहनी मार रही थी, कहते हुए कि देर होने से पहले कुछ कर ले। लगता है वेन रुअन मुझे 3 साल से पसंद करती थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसके बारे में क्या सोचूं। शाम तक हमारे पास पर्याप्त मटेरियल्स थे। मैंने बेड़े को लेवल 3 में अपग्रेड कर दिया और ट्रेडिंग मार्केट अनलॉक हो गया। एक चमकती हुई नीली स्क्रीन सामने आई, जिसमें हर तरह के सामान बिक्री के लिए दिख रहे थे। हथियार, स्किल बुक्स, खाना, कोरल ज्वेलरी। अलग अलग समुद्री इलाकों के लोग हर चीज़ का लेन देन कर रहे थे, लेकिन हम अब भी कुछ भी खरीद नहीं सकते थे। हमारे पास देने के लिए कुछ खास नहीं था। तभी एक लड़की ने जोर से कह दिया, जैसे ही मैं अनलिमिटेड सप्लाईज अनलॉक कर लूँ, पूरा ट्रेडिंग मार्केट हमारी पर्सनल कैश मशीन बन जाएगा। हम किसी भी चीज़ के लिए ट्रेड कर सकते हैं। हर किसी की नज़र मेरी और सीशिया की तरफ मुड़ गई, फिर कैप्टन्स कैबिन के पर्दे की तरफ। आज रात ही वो रात होनी थी। उस रात सबको पता था क्या होने वाला है। लड़कियां चुपचाप अपनी जगह पर चली गईं, लेकिन किसी को नींद नहीं आ रही थी। सबकी नज़र बार बार मेरे पर्दे की तरफ जा रही थी। मैंने शी का हाथ पकड़ा और उसे कैप्टन्स केबिन के अंदर ले गया। हमारे पीछे पर्दा बंद हो गया। रात लंबी थी, लेकिन जब सुबह आई मैंने अपना पैनल चेक किया। नॉट प्रेग्नेंट। मुझे यकीन नहीं हुआ। इतनी मेहनत और कुछ नहीं। तो मैंने शे की कलाई पकड़ी और उसे फिर अंदर खींच लिया। खुले दिन में बाहर की लड़कियां हैरान रह गईं, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। ये काम होना ही था। शाम तक श्या लड़खड़ाते हुए बाहर आई। मैं बिस्तर पर गिर पड़ा। फिर वो सुनहरी नोटिफिकेशन आई। लिनी श्याओ प्रेग्नेंट थी, जुड़वां बच्चों के साथ। 2 बच्चे मतलब किसी भी आइटम को अनलिमिटेड बनाने के 2 मौके। मैं खुशी से लगभग रो पड़ा। जब मैंने शीशा को बताया, उसने अपने पेट को छुआ और एक साथ कई इमोशन से गुजर गई। हैरानी, शर्म और आखिर में एक गर्म सी चमक, जो मैंने उसके चेहरे पर पहले कभी नहीं देखी थी। मैं बाहर गया और सबको ये खबर सुनाई। फिर मैंने प्योर वाटर की बॉटल्स निकाली और उन पर अपनी पहली अनलिमिटेड कन्वर्जन इस्तेमाल की। तुरंत मेरी इन्वेंट्री में दिखा फार्मर्स प्योर वाटर गुणा 99,999। राफ्ट खुशी से फट पड़ा। लड़कियां कूद रही थीं, रो रही थीं, एक दूसरे को गले लगा रही थीं। मैंने डेक पर पानी की बॉटल्स का ढेर बुला लिया और सबको खुलकर पीने को कहा। वो सब दौड़ पड़ी और ऐसे पीने लगीं जैसे उन्होंने कभी पानी चखा ही नहीं। फिर मैंने ट्रेडिंग मार्केट खोला। मैंने 100 बॉटल्स पानी की डाली और 3 सेकंड से भी कम में 400 आयरन ब्लॉक्स मिल गए। इस समुद्री दुनिया में पानी सोने जैसा था। हर दिन 10 ट्रेड्स की लिमिट थी, लेकिन इसका मतलब था रोज़ 1000 बॉटल्स, जो मटेरियल्स के लिए काफ़ी थी। मैंने बाकी ट्रेड से प्लैंक्स, आयरन, प्लास्टिक और खाना लिया। एक खास चीज़ ने मेरा ध्यान खींचा। एक गोल्डन ड्रैगन फिश, नीले एक्सेलेंट ग्रेड की। उसमें प्योर लाइफ एनर्जी थी। मैंने उसे पकवाकर सूप बनवाया और खा लिया। मेरा ओवरलॉर्ड बॉडी एक्टिवेट हो गया। मुझे +10 फिजिक मिला। मैं 9 से सीधा 20 पर पहुंच गया। 2 बड़े आदमियों जितनी ताकत। छोटा ड्रैगन भी थोड़ा चुराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इनाओ ने उसे खींच लिया, उसे छोटा पेटू कहते हुए। जब रुआन की गुड लक ब्लेसिंग थी तो दोपहर की फिशिंग कमाल की रही। हमने 50 से ज़्यादा रेयर फाइन वुड के टुकड़े निकाले। शाम तक मेरे पास अपग्रेड के लिए काफ़ी था। मैंने 3000 प्लैंक्स, 250 आयरन, 250 प्लास्टिक और 50 फाइन वुड इस्तेमाल करके राफ्ट को लेवल 4 पर पहुंचा दिया। ये बास्केटबॉल कोर्ट जितना बड़ा हो गया, ऊंची फेंसेस और दूसरी मंजिल का लुकआउट टावर मिल गया। लेवल 5।
यानी शिप फॉर्म के लिए बहुत ज़्यादा मटेरियल्स चाहिए थे, और साथ में एक स्टॉर्म कोर जो सिर्फ सुनामी के दौरान मिल सकता था, और वो 2 दिन में आने वाली थी। मैंने क्राफ्टिंग लिस्ट खोली और एक नया ब्लूप्रिंट देखा, सिंपल क्रॉसबोज और बोल्ट्स। मैंने सबकी तरफ देखा और अगला लक्ष्य बताया, कल सबके पास क्रॉसबोज होंगे। मैं सुबह उठा तो मेरा छोटा ड्रैगन मेरा चेहरा चाट रहा था। जब मैं बाहर आया, लड़कियां पहले से इंतजार कर रही थीं, पूरी एनर्जी के साथ। अनलिमिटेड वाटर ने कमाल कर दिया था। सब फ्रेश दिख रही थीं, यहाँ तक कि उनकी स्किन भी बेहतर लग रही थी। मैंने शीशाओ को फेंस के पास खड़े देखा, सुबह की रोशनी में समंदर को देखते हुए। वो मुस्कुराई और मैं उसके पास गया और उसका हाथ पकड़ लिया। वो शर्मा गई, लेकिन हाथ नहीं हटाया। मैंने ट्रेडिंग मार्केट खोला और सारे 10 डेली ट्रेड्स इस्तेमाल किए। 1000 बॉटल्स पानी के बदले हमें 25 क्रॉसबोज और 1000 से ज़्यादा एरोज के लिए मटेरियल्स मिल गए। राफ्ट एक वेपन्स वर्कशॉप बन गया। कुछ लड़कियां मटेरियल्स उठा रही थीं, बाकी वर्क बेंच पर ब्लूप्रिंट्स फॉलो कर रही थीं, और क्रॉसबोज एक के बाद एक बनने लगे। जोलिंग ने पहला टेस्ट किया। उसने एक एरो चलाया जो 10 मीटर दूर तैरते हुए लकड़ी के टुकड़े में पूरी तरह धंस गया। ताकत ज़बरदस्त थी। लड़कियां खुशी से चिल्ला उठी। अब उनके पास असली हथियार थे जिनसे वो लड़ सकती थी। सब कुछ बदल गया। मैंने 25 क्रॉसबोज बांट दिए और आर्म्ड लड़कियों को प्रैक्टिस करने को कहा, जबकि बाकी मटेरियल्स के लिए फिशिंग करती रहीं। फिर मुझसे गलती हो गई। मैं सीशो से सुनामी के बाद उसके न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स के बारे में बात कर रहा था, और मैंने अपनी आवाज़ धीमी नहीं रखी। मैंने बच्चों को हमारी उम्मीद कहा। कुछ लड़कियों ने सुन लिया और क्यूरियस हो गईं, तो मैंने सीधा सबको बता दिया। मैंने शाओ को अपनी बाहों में खींचा और पूरी टीम से कहा, टीचर लिन ट्विंस के साथ प्रेग्नेंट है। एकदम सन्नाटा। फिर राफ्ट फट पड़ा। लड़कियां पूरी तरह पागल हो गईं। वो शीशा के चारों तरफ ऐसे जमा हो गईं जैसे वो जहाज़ की सबसे कीमती चीज़ हो, जो अब वो थी भी। उन्होंने उसे बैठाया, उसके लिए मछली पकड़ने की बात की, उसे पानी दिया। जिया बार बार कह रही थी कि वो ठीक है, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। इनियाओ एक तरफ खड़ी थी, थोड़ी उदास दिख रही थी, अपने ड्रैगन को पकड़े हुए। उसने मेरी तरफ देखा, फिर शीशा की तरफ जो रॉयल्टी की तरह ट्रीट हो रही थी, और मैं समझ सकता था कि वो खुद को अलग थलग महसूस कर रही थी। छोटा ड्रैगन उसकी तरफ देख रहा था, कंफ्यूज। वेन रवाना भी चुप थी, कोने में सिर झुकाए खड़ी थी। उसकी बहन वेनसव ने उसे फिर कोहनी मारी, उसे कहते हुए कि अगर उसने जल्दी कुछ नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी। वेन रोन बस शर्मा गई और उसे बेकार की बातें बंद करने को कहा। मैं ये सब देख रहा था और अंदर से काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा था। शाओ की पोजीशन अब राफ्ट पर पूरी तरह मजबूत हो चुकी थी, लेकिन मेरा दिमाग पहले ही अगले प्रॉब्लम पर था, ये सुनिश्चित करना कि उसे सही पोषण मिले। मेरे बच्चे शुरुआत की लाइन पर पीछे नहीं रहने वाले थे। सुनामी से एक दिन पहले मैंने सारे 10 ट्रेड्स इस्तेमाल किए बाकी क्रॉसबोज के लिए मटेरियल्स लेने में। अब सभी 42 लड़कियां हथियारों से लैस थीं। उन्हें आत्मविश्वास के साथ हथियार पकड़े देखना शानदार लग रहा था। फिर हमारी किस्मत चमकी। सोटो ने एक नीली स्किल बुक पकड़ी, पावर चार्ज स्ट्राइक। 1 मिनट तक चार्ज करने पर अगली मेले अटैक का डैमेज 3 गुना हो जाता था। सबने माना कि ये मुझे मिलनी चाहिए, क्योंकि मेरे पास ओवरलोड बॉडी की वजह से सबसे ज़्यादा स्टेमिना था। मैंने उसे तुरंत सीख लिया। इसके तुरंत बाद एक और लड़की ने पूरा सेट खींच निकाला ग्रीन आयरन आर्मर का, हेलमेट, चेस्ट प्लेट, लेग गार्ड्स और बूट्स। मैंने वो सीधे सोलंग को दे दिया। वो हमारी टैंक थी अपने स्ट्रॉन्गमैन टैलेंट के साथ, तो आर्मर उसके लिए परफेक्ट था। वो इतनी खुश हुई कि सबके सामने मुझे कसकर गले लगा लिया। उस शाम मैंने वर्ल्ड चैट खोला। सुनामी कुछ ही घंटों दूर थी और हर कोई उत्साहित था। लॉन्ग आउट यिन अपने लेवल 4 राफ्ट का दिखावा कर रहा था। नॉर्मल सी वाले लोग अपने डिफेंसेस दिखा रहे थे। वहीं हमारे शैडो विंड सी के लोग मुश्किल से जिंदा थे, टूटे हुए राफ्ट और बिना गर्म खाने के। लड़कियां हंसी और मुझे बताया कि वो कितनी शुक्रगुजार हैं कि मैं उनके साथ हूँ। कुछ हिम्मती लड़कियां चुपके से आईं और मेरे गाल पर किस कर गईं। मैंने बेबस होकर जीशा की तरफ देखा। उसने बस कंधे उचकाए, एक मुस्कान के साथ, जो कह रही थी, तुमने खुद ये चाहा था। फिर सिस्टम अनाउंसमेंट आया। पहला ग्लोबल सुनामी कल सुबह 9 बजे आता है। जो पहली टीम अपने राफ्ट को शिप में अपग्रेड करेगी, उसे 3 एपिक चेस्ट्स मिलेंगे। ये हमारी आखिरी रात थी। डिनर के बाद लड़कियों ने नहाने के लिए पानी मांगा। उन्होंने लगभग 1 हफ्ते से नहीं नहाया था। मैं मना नहीं कर सकता था। मैंने लकड़ी के तख्तों से बने शावर एरिया के पास सैकड़ों पानी की बोतल्स जमा कर दी। वो 10-10 के ग्रुप में अंदर गईं। अंदर से आने वाली आवाज़ें, पानी के छींटे, हंसी, एक दूसरे को चिढ़ाना लगभग मुझे ख़त्म कर रही थी। मैं बाहर बैठा खुद को शांत रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरी नाक से खून निकलने लगा। 3 घंटे तक ये सब झेलना यातना था। जब आखिरी ग्रुप बाहर आया, ताजगी की खुशबू के साथ, मैं जीशा के पास गया। सबके डरे हुए चेहरों के सामने मैंने उसे पकड़कर कैप्टन्स कैबिन की तरफ खींच लिया। उसने विरोध किया,
कल हमारी लड़ाई है, मैंने कहा, इसीलिए आज रात प्रैक्टिस ज़रूरी है। पर्दा बंद हो गया। बाहर मैं लड़कियों को मुझे कोसते हुए और टीचर लेन के लिए दुख महसूस करते हुए सुन सकता था, लेकिन मेरे अपने कारण थे। कल सब कुछ बदल सकता था और मैं सुनामी का सामना बिना पूरी तैयारी के नहीं करने वाला था, हर मायने में। जी श्याओ के साथ एक और रात के बाद मैं अच्छा महसूस कर रहा था, तभी आधी रात को पूरा राफ्ट जोर से हिलने लगा। हर दिशा से मॉन्स्टर्स डेक पर चढ़ रहे थे। फिर वो परेशान करने वाली सी गॉड की आवाज़ मेरे दिमाग में गूंजी, खुशी से बताते हुए कि शैडो विंड सी में सुनामी आधी रात को आता है, सुबह 9 बजे नहीं जैसे बाकी जगहों पर। इतनी देर से बताने के लिए धन्यवाद। रूल्स आसान थे, 1 घंटा जिंदा रहो, मॉन्स्टर्स को मारो तो टाइमर कम होगा, नहीं मारोगे तो लहरें बड़ी होती जाएंगी जब तक राफ्ट टूट ना जाए। शाओ ने तुरंत कमांड संभाल लिया। उसने सबको उनकी पोजीशन दे दी। जोलिंग अपने आयरन आर्मर में सामने की लाइन पर खड़ी हो गई, एक इंसानी टैंक की तरह। वेनसोडा अपने डैगर के साथ तेजी से घूम रही थी, पीछे से मॉन्स्टर्स को काटते हुए। सूटा बड़े बबल्स बना रही थी उड़ने वाले दुश्मनों को फंसाने के लिए, और इंग्याओ अपने ड्रैगन के साथ मर्ज हो गई। दोनों सुनहरी रोशनी में चमक उठे और बिजली और आग के साथ मॉन्स्टर्स की लहरों को चीरने लगे। इंगा के टैलेंट में कुछ नया हुआ, क्योंकि मैंने भी ड्रैगन के साथ बॉन्ड किया था। एस लेवल स्किल इवोल्व हो गया था। अब इंग्याओ या मैं दोनों अलग अलग ड्रैगन के साथ लड़ सकते थे, बजाय इसके कि वो सिर्फ अकेले काम करे। क्रॉसबोज वाली लड़कियां लगातार हर चलती चीज पर फायर कर रही थी। शी अपने स्ट्रैटेजिक इनसाइट से बड़े मॉन्स्टर्स के वीक पॉइंट्स बता रही थी। जब एक विशाल स्टारफिश जैसा क्रिएचर आया जो एक छोटी इमारत जितना बड़ा था, सिया ने उसका वीक स्पॉट देखा, उसके पेट पर एक आंख। मैंने अपना पावर स्लैश पूरे 1 मिनट तक चार्ज किया, फिर खुद को उस पर फेंक दिया। 10 मीटर की तलवार जैसी किरण ने उसे सीधा 2 हिस्सों में काट दिया। इससे टाइमर से 3 मिनट कम हो गए। आखिरी 5 मिनट सबसे बुरे थे। हर मॉन्स्टर एक साथ आत्मघाती पागलपन में हमला कर रहा था। लहरें बहुत विशाल हो गई थीं। मैंने सबको चिल्लाकर कहा कि लाइन पकड़े रखो। फिर काउंटडाउन 0 पर पहुंच गया। एक लंबी वैल जैसी आवाज समुद्र में गूंजी और सब कुछ रुक गया। हवा शांत हो गई, लहरें थम गईं, मॉन्स्टर्स गहराई में वापस चले गए। हम बच गए थे। एक चमकता हुआ नीला क्रिस्टल मेरी तरफ तैरता हुआ आया, स्टॉर्म कोर। मुझे इसकी ज़रूरत थी, और साथ में बहुत सारे मटेरियल्स की, लेवल 5 तक पहुंचने के लिए। मैं कुछ चीज़ों में कम पड़ रहा था, इसलिए मैंने अपने आखिरी ट्रेडिंग मौके जला दिए और मॉन्स्टर ड्रॉप्स का इस्तेमाल करके कमी पूरी की। मैंने अपग्रेड दबाया। सफ़ेद रोशनी ने सब कुछ ढक लिया। राफ्ट फैल गया, फिर से बना और बदल गया। जब रोशनी फीकी पड़ी, हम एक असली जहाज़ पर खड़े थे, एक असली लकड़ी का जहाज़ जिसमें प्रॉपर डेक, रेलिंग्स और एक लुकआउट टावर था। फिर सिस्टम का अनाउंसमेंट आया। मैं पूरी दुनिया में पहला कैप्टन था जिसने सुनामी से बचकर जहाज़ में अपग्रेड किया था। 3 एपिक ट्रेजर चेस्ट्स सुबह 10 बजे डिलीवर किए जाएंगे, पूरी दुनिया में पहला। मैं वहीं खड़ा था, थका हुआ और खून से लथपथ, और उस खुशी को अपने ऊपर बहने दिया। हमने कर दिखाया, पूरी दुनिया में पहला स्थान। जब सुबह 10 बजे ग्लोबल अनाउंसमेंट गया, वर्ल्ड चैट फट पड़ा। सब हैरान थे कि तीनों टॉप स्पॉट्स शैडोविंड सी को मिले। सबसे गरीब और सबसे ब्रूटल स्टार्टिंग एरिया। लॉन्ग आउट यिन और नॉर्मल सी के बाकी बड़े लोग गुस्से में थे। उन्होंने दिनों तक तैयारी की थी, लेकिन हमारे पास टाइम एडवांटेज था, क्योंकि हमारी सुनामी आधी रात को 9 घंटे पहले आ गई थी। हमने अपना एग्ज़ाम ख़त्म कर लिया था, उनके शुरू होने से पहले ही। चेस्ट्स खोलने से पहले मैंने जब रुआन से उसका फॉर्चून ड्रॉ करवाया। फिर से ग्रेट लक। वो लड़की हमारा सीक्रेट वेपन थी। पहले एपिक चेस्ट में एक वर्ल्ड सी एरिया मैप था। इसमें 4 मेन सी एरियाज़ के एग्जैक्ट लोकेशंस, राउट्स, रिसोर्स पॉइंट्स और आइलैंड्स दिख रहे थे। ये अनमोल था। अब अंधेरे में बहना नहीं, हम सच में जहाँ चाहें वहाँ नेविगेट कर सकते थे। सबसे ज़रूरी, हम आखिरकार इस भयानक शैडोविंड सी से निकल सकते थे। दूसरे चेस्ट में एक एपिक स्किल बुक था, श्रिम्प सोल्जर्स और क्रैब जनरल्स। एक समनिंग स्किल जो समुद्री जीवों की एक आर्मी बुलाता है जो तुम्हारे लिए लड़ती है। इसे सीखने के लिए 100 स्पिरिट पावर चाहिए था। मेरा स्पिरिट सिर्फ 40 था, लेकिन शी का एस लेवल टैलेंट उसकी मेंटल स्ट्रेंथ को 300 से ऊपर ले गया था। ये उसी के लिए बना था। उसने इसे सीखा और तुरंत टेस्ट किया। 300 से ज़्यादा आर्मर्ड श्रिम्प और क्रैब वॉरियर्स समुद्र से बाहर फूट पड़े और हमारे जहाज़ के चारों तरफ लाइन में खड़े हो गए। लड़कियां उत्साह से चीख पड़ी। हमारी फाइटिंग पावर कई गुना बढ़ गई। तीसरा चेस्ट सबसे बड़ा इनाम था, एक कंप्लीट ब्लूप्रिंट किसी चीज़ का जिसे ग्रेट वॉल 8C कहा जाता है। एक लग्जरी क्रूज शिप जो डिफेंस, अटैक, प्रोडक्शन और रहने की जगह सबको जोड़ता है। ये बेसिकली एक फ्लोटिंग फोर्ट्रेस एंड पैलेस दोनों था, लेकिन इसके लिए मटेरियल्स पागलपन थे। 1 लाख प्लैंक्स, 10,000 आयरन ब्लॉक्स, 5 स्टोम कोर्स और ढेर सारी रेयर चीज़ें। लड़कियां नंबर्स देखकर घबरा गईं, लेकिन मैंने उन्हें याद दिलाया, हमारे पास अनलिमिटेड सप्लाईज हैं।
दूसरे लोग इसे कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं बना सकते, लेकिन हम अलग थे। हमारे पास अभी एक अनलिमिटेड कन्वर्जन बचा था, और जब जिया के ट्विंस पैदा होंगे हमें 2 और मौके मिलेंगे। समय मिला तो ये ड्रीम शिप पूरी तरह पॉसिबल था। मैंने हमारा नया गोल तय किया, ग्रेट वॉल एट सी बनाना। लड़कियां पागलों की तरह चीखने लगीं। फिर मैंने सी एरिया मैप देखा और मुस्कुराया। नेविगेशन के साथ हमें निकलने के लिए 1 महीना इंतज़ार नहीं करना था। हम आखिरकार इस नर्क से बाहर निकल सकते थे। मैंने सबको उस जायंट ब्लूप्रिंट के बारे में शांत रहने को कहा। एक फ्लोटिंग पैलेस बनाना समय लेगा, एक एक कदम करके। अभी हमारे पास ज़्यादा ज़रूरी समस्या थी, शैडोविंड सी से बाहर निकलना। मैंने वर्ल्ड सी मैप फैलाया और सबको हमारे 4 ऑप्शंस दिखाए, नॉर्मल सी, शैडोविंड सी, रेनबो सी और बबल सी। फिर मैंने जियाओ को बुलाया। उसका एसएस लेवल स्ट्रेटेजिक इंसाइट मैप से ऐसी जानकारी पढ़ सकता था जो कोई और नहीं देख सकता। उसने कुछ सेकंड तक इसे देखा और कहा कि हमें रेनबो सी जाना चाहिए। उसका टैलेंट कह रहा था कि ये सबसे स्टेबल एरिया है, हल्का मौसम, रिच रिसोर्सेज और लगभग कोई मॉन्स्टर्स खुद से हमला नहीं करते। वहाँ के स्पेशल मटेरियल्स, रेनबो कोरल और लाइट प्रिज्म पर्ल्स ट्रेडिंग मार्केट में बहुत कीमती थे। और सबसे ज़रूरी, हमारे ड्रीम शिप के लिए ज़रूरी रेयर कलरफुल ग्लास वुड सिर्फ रेनबो सी के स्पेशल आइलैंड्स पर मिलता था। बस वही तय हो गया। सब खुश थे इस अंधेरे मॉन्स्टर भरे नाइटमेयर को पीछे छोड़ने के लिए। लेकिन हमारे पास एक समस्या थी, हमारा जहाज़ स्टीयर नहीं कर सकता था। वो बस लहरों के साथ बह रहा था। मैंने वर्कबेंच चेक किया और 2 नए ब्लूप्रिंट्स मिले, एक सिंपल रडर और एक सिंपल सेल। दोनों के लिए फाइन वुड चाहिए था जो रेयर था, लेकिन पिछली रात की लड़ाई के मॉन्स्टर ड्रॉप्स ने हमें काफ़ी दे दिया था। लड़कियां तुरंत काम पर लग गईं। जल्द ही हमारे पास जहाज़ के पीछे एक मेटल और वुड का रडर लग गया जो लुकआउट टावर के स्टीयरिंग व्हील से जुड़ा था। डेक के बीच में एक लंबा मास्ट खड़ा हो गया जिसमें एक बड़ा सफ़ेद सेल हवा में फैल गया। मैंने स्टीयरिंग व्हील पकड़ा और कुछ क्लिक सा महसूस हुआ, जैसे जहाज़ मेरे शरीर का हिस्सा बन गया हो। ये कैप्टन का कनेक्शन था। पहली बार मुझे लगा कि मैं सच में एक कैप्टन हूँ, कोई बस राफ्ट पर खड़ा आदमी नहीं। मैंने मैप चेक किया। रेनबो सी दक्षिण पूर्व में था। मैंने व्हील घुमाया, हमारा डेस्टिनेशन अनाउंस किया और सेल हवा से भर गया। जहाज़ लहरों को चीरता हुआ आगे बढ़ने लगा। हमारे पीछे शैडो विंड सी छोटा होता गया, आगे कुछ ज़्यादा चमकदार था। लड़कियां खुशी से चिल्लाने लगीं जब हम रेनबो सी की तरफ बढ़े। हमारी असली यात्रा अभी बस शुरू हुई थी। पूरा एक दिन सेलिंग के बाद हमने शैडो विंड सी को पीछे छोड़ दिया। जब सुबह हुई, हमारे सामने का नज़ारा देखकर सब खामोश हो गए। अंधेरा ठंडा, समुद्र गायब था। उसकी जगह एक साथ रंगों का समुद्र था, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला और बैंगनी, जो होराइजन तक फैला हुआ था। हवा गर्म और मीठी थी। डॉल्फिन्स रेनबो पानी से बाहर कूदकर हमारा स्वागत कर रहे थे। लड़कियां खुशी से पागल हो गईं। जब रुअन अपना रोज का फॉर्चून ड्रॉ करने आई, इस बार एक गुलाबी चमकती हुई स्टिक निकली। उसने एक नज़र देखी और टमाटर की तरह लाल हो गई। उसकी बहन जब सौ ने उसे छीन लिया और जोर से पढ़ा, पिच ब्लॉसम साइन, मतलब सीधा लव फॉर्चून। उसमें कुछ चांदनी और सपनों में एक अच्छे इंसान के आने की बात थी। लड़कियां पागल हो गईं जब रुअन को छेड़ते हुए कहने लगीं कि ये साफ साफ मेरे बारे में है। मैंने स्टिक वापस ले ली जब सौ से, ताकि रुअन शर्म से मर न जाए। फिर उसके नरम गाल को हल्का सा खींच दिया। वो पूरी तरह जम गई। मैं उसे लुकआउट डेक पर ले गया, कहते हुए कि मैं उसे रिलैक्स करने और नज़ारा एंजॉय करने में मदद करूंगा। वो पत्ते की तरह कांप रही थी। बोली उसे ऊंचाई से डर लगता है, लेकिन हम दोनों जानते थे कि असली वजह वो नहीं थी। मैंने उसकी पोस्चर ठीक की, हाथ उसके कंधों और पीठ पर। वो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थी। फिर मैंने देखा उसके पैर कांप रहे थे और नीचे झुककर देखने लगा। वो घबरा गई, मुझसे विनती करने लगी कि उसके पैर मत देखो। इससे पहले कि चीज़ें आगे बढ़ती, नीचे से इनाव चिल्लाई कि उसे एक आइलैंड दिखा है। मैंने मैप निकाला। ये रेनबो आइलैंड था, रेनबो सी का सबसे बड़ा आइलैंड। रिच रिसोर्सेज, अच्छा मौसम और सबसे ज़रूरी कलरफुल ग्लासवुड, जो हमारे ड्रीम शिप के लिए ज़रूरी था। वहाँ आइलैंड के बीच में अननोन एनर्जी का भी जिक्र था। हम सीधे उसकी तरफ बढ़ गए। जैसे ही हम पास पहुँचे, जिया ने अपने श्रिम्प सोल्जर्स और क्रैब जनरल्स को पानी के नीचे स्काउट करने भेज दिया। उसने बताया कि किनारा सुरक्षित है, बस हार्मलेस क्रैब्स और लिजर्ड्स हैं। मैंने जाओलिंग, वा और इनियो को अपनी लैंडिंग टीम चुना। हम एक छोटी बोट से किनारे पहुंचे और रेन फॉरेस्ट में घुस गए। जंगल बेहद खूबसूरत था, चमकते पेड़, रंग बिरंगे पौधे, मीठी खुशबू वाली हवा। हमें एक क्यूट जेली स्लाइम क्रीचर भी मिला जिसके अंदर फ्रूट्स थे, पूरी तरह हार्मलेस। मैंने सबको कहा, इसे मत मारो, लोकल्स को नाराज़ करने की ज़रूरत नहीं। फिर जब सौ ने कुछ सुना, एक औरत की आवाज़ मदद के लिए पुकार रही थी। हम झाड़ियों को हटाते हुए आगे बढ़े और एक टूटे हुए राफ्ट का मलबा देखा। एक औरत वहाँ पड़ी थी,
खून से लथपथ। उसके पेट पर गहरा पंजे का घाव था। वो बस जिंदा भर थी। उसने हमें देखा और टूटी हुई आवाज़ में चेतावनी दी, यहाँ के फल मत खाना, गुरमे, वो तुम्हें ढूंढ लेगा। फिर उसका हाथ गिर गया और वो बिल्कुल शांत हो गई। मैं समझ भी नहीं पाया था कि अचानक पेड़ की छोटी से कुछ नीचे आया, सीधा इंगा के छोटे ड्रैगन की तरफ। ड्रैगन सुनहरी रोशनी की चमक में बच गया। हमलावर जमीन पर उतरा, एक विशाल काला मेंटिस, जिसकी आगे की टांगें ब्लेड जैसी थीं और भूखी कंपाउंड आंखें मेरे ड्रैगन पर टिकी थीं। सिस्टम ने उसे पहचान लिया। गूर्मे मेंटिस, एलीट लेवल मॉन्स्टर, इस आइलैंड का टॉप प्रेडेटर। ये हाई एनर्जी क्रीचर्स का शिकार करता था और ये सीधे हमें देख रहा था। गूर्मे मेंटिस बहुत तेज था, डरावनी हद तक तेज। वो सीधे इंगिया के छोटे ड्रैगन पर झपटा। मैंने सोचा भी नहीं, मेरा शरीर खुद ही हिल गया और मैंने इंगाओ को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया, ठीक उसी वक्त जब वो ब्लेड जैसे हाथ मेरे सिर के पास से गुजरते हुए मेरे कुछ बाल काट गए। ये चीज़ एलीट लेवल मॉन्स्टर थी और इसका लेवल सिर्फ क्वेश्चन मार्क्स दिखा रहा था। अच्छा संकेत नहीं। मैंने तुरंत आदेश दिए। लैंग ने अपना शील्ड उठाकर इंगा और ड्रैगन को बचाया। जब सा परछाइयों में गायब हो गई, मेंटिस को सिर्फ मेरा ड्रैगन चाहिए था। वो सच में उसे खाने जैसा देख रहा था। मैं अपनी फिजिक 21 के साथ आगे बढ़ा। मैं अब सामान्य इंसान की सीमाओं से ऊपर था। मैंने उसका पहला सिकल वॉर सीधे रोका। टक्कर से मेरे नीचे की ज़मीन दरक गई, लेकिन मैं डटा रहा। उसकी ताकत डरावनी थी, लेकिन संभाली जा सकती थी। मैंने उसे पीछे धकेला और उसके सीने पर वार किया। बस एक खरोंच, लेकिन उसकी शेल टूट गई। फिर वो पागल हो गया। दोनों सिकल हाथ ब्लेड्स के तूफान बन गए। मैं मजबूत था, लेकिन धीमा। उसका स्ट्रेटेजिक इंसाइट उसे दूर से लड़ाई एनालाइज करने और मुझे निर्देश देने दे रहा था। उसने कहा 3 कदम बाएं जाओ, और सच में एक छोटा सा मौका खुला। मैंने सीधा मेंटिस के जॉइंट में वार किया। हरा खून हर तरफ फैल गया। जब सा पीछे से वार करने आई, लेकिन मेंटिस के छिपे हुए पंख थे। उसने शॉक वेव छोड़ी, जिसने उसे उड़ाकर पेड़ से टकरा दिया। वो खून खांसने लगी जब रुआन अपनी बहन के लिए चीखी। मेंटिस ने हमें नज़रअंदाज किया और फिर से ड्रैगन की तरफ उड़ गया। मैं समय पर उसे पकड़ नहीं सकता था। तभी अचानक आसमान से एक बड़ा गुलाबी बबल गिरा और मेंटिस को बीच उड़ान में कैद कर लिया। सट, वो शर्मीली बबल गर्ल काम आ गई। नीली बबल। सबसे क्रिटिकल मोमेंट पर मेंटिस उस फिसलन भरी बबल की दीवारों से बाहर नहीं निकल पाया। मैंने अपनी तलवार जमीन में गाड़ दी और अपना पावर स्लैश चार्ज करना शुरू किया। इंगाओ ने छोटे ड्रैगन को आदेश दिया कि वो बबल पर आग से हमला करे। मेंटिस उस आग के नरक के अंदर चीख रहा था। शीशा ने आवाज लगाई, अब। मैं अपनी पूरी ताकत के साथ हवा में उछला। ट्रिपल डैमेज। मेरी तलवार सीधी नीचे आई और मेंटिस के सिर को चीरते हुए उसे 2 हिस्सों में काट दिया। हरा खून और अंदरूनी हिस्से हर तरफ फट पड़े। हम जीत गए। मेरा कॉन्स्टिट्यूशन बढ़कर 22 हो गया। रिवॉर्ड्स कमाल के थे। एक एपिक ग्रेड मेंटिस ब्लेड जो लगभग किसी भी चीज़ को काट सकता था, और साथ में एक ब्लू एक्सीलेंट ट्रेजर चेस्ट। उस मेंटिस ब्लेड को बाद में एक एपिक वेपन में फोर्ज भी किया जा सकता था। हम घायल विंसा को उठाकर वापस जहाज पर ले आए। जब सब कुछ शांत हो गया, मैंने ब्लू चेस्ट खोला। वेन रून का हाथ उस पर रखा हुआ था, लकी के लिए। अंदर 3 आइटम थे। पहला, एक स्किल बुक जिसका नाम था वीकनेस इनसाइट, जो मुझे लड़ाई के दौरान दुश्मन की कमज़ोर जगह देखने देता है। मैंने इसे खुद सीख लिया क्योंकि सब सहमत थे कि कप्तान की तलवार और तेज़ होनी चाहिए। दूसरा, एक ब्लूप्रिंट 1 सेकंड ऑर्डर आर्मरी का, जो बेहतर हथियार बनाने की सुविधा खोल देगा। तीसरा, एक बोतल लाइफ एसेंस, एक सुनहरी हीलिंग लिक्विड। मैं तुरंत उसे WA के पास ले गया और उसके मुंह में डाल दिया। 10 सेकंड बाद उसकी टूटी हुई पसलियां वापस जुड़ गईं। वो झटके से उठ बैठी, पूरी तरह ठीक। जब रोन ने खुशी के आंसू रोते हुए अपनी बहन को गले लगाया, मैं वापस रेनबो आइलैंड की तरफ देखने लगा, नई नज़रों से। उस एलाइट मॉन्स्टर ने कमाल का लूट गिराया था, और शैडोविंड सी के जीवों की तुलना में वो असल में कमज़ोर साइड पर था। इसका मतलब था कि उस आइलैंड पर ऐसे और भी होंगे। मैं पहले ही अपनी अगली चाल सोच रहा था, रेनबो आइलैंड को हमारा पर्सनल हंटिंग ग्राउंड और सप्लाई फार्म बना देना। उस रात रेनबो सी शांत था। आसमान में एक रेनबो रंग का चांद लटका हुआ था, और लड़कियां अलाव के आसपास बैठकर फिश सूप खा रही थीं, हंस रही थीं, एक दूसरे को छेड़ रही थीं। ये शैडोविंड सी से पूरी तरह अलग दुनिया लग रही थी। मैं अकेला जहाज के पीछे बैठा था, सोच रहा था कि वो गुरमे मेंटिस एक बड़ा चेतावनी था। रेनबो आइलैंड उतना स्वर्ग नहीं था जितना दिखता था। उस मरती हुई औरत की बातें मेरे दिमाग में अटकी हुई थीं। ये शिकारी हाई एनर्जी वाले जीवों का शिकार करते हैं, और हमारे जहाज पर हर कोई एक टारगेट था। उस रंगीन ग्लास वुड को इकट्ठा करना इतना आसान नहीं होगा जितना बस जाकर पेड़ काट देना। जी आई मेरे पास एक कटोरा फिश सूप लेकर आई और मेरे बगल में बैठ गई। उसने पहले ही अपने श्रिम्प सोल्जर्स को आइलैंड के आसपास पानी में 24 घंटे गश्त पर लगा दिया था। उसकी जानकारी के बिना कुछ भी हमारे जहाज के पास नहीं आएगा।
मैंने उससे कहा कि उसके होने से मुझे काफ़ी सुकून महसूस होता है। उसने कहा मुझे सब कुछ अकेले नहीं उठाना है, हम एक टीम है। मैंने उसकी प्रेगनेंसी के बारे में पूछा। वो शर्मा गई और बोली कि उसे अभी कुछ महसूस नहीं हो रहा। मैंने उसे गंभीर होकर कहा कि अब से वो लड़ाई से दूर रहेगी, वो पीछे से आदेश देगी। वो इस जहाज़ की सबसे कीमती इंसान है। पास बैठी लड़कियों ने यह सुना और तुरंत हमें छेड़ना शुरू कर दिया। शिया ने मुझे घूरा, लेकिन वो ऐसा घूरना था जिसमें कोई खतरा नहीं था। फिर मैं विनरून को देखने गया। लड़कियां उसे घेर कर आज की लव फॉर्च्यून के बारे में चिढ़ा रही थीं। जैसे ही उन्होंने मुझे आते देखा, वो सब शरारती मुस्कान के साथ तुरंत हट गईं और रुआन को अकेला जमीन पर बैठा छोड़ गईं, जैसे हेडलाइट में फंसी हिरन। मैं उसके पास झुका और उसके हाथ की हथेली पर एक छोटा सा कट देखा। शायद पहले पीछे हटते वक्त किसी पत्थर से लगा था। उसने किसी को नहीं बताया था। मैंने उसे आयोडीन से साफ किया और पट्टी बांध दी। वो पूरे समय बिल्कुल स्थिर बैठी रही, मुश्किल से सांस ले रही थी। उसका दिल साफ तेजी से धड़क रहा था। जब मैं खत्म हुआ, मैंने ऊपर देखा और हमारी नजरें मिली। रंगीन चांदनी उसकी बड़ी नम आंखों में चमक रही थी। उस नज़र में सब कुछ था, घबराहट, शर्म और कुछ गहरा जो वो लंबे समय से छिपा रही थी। मेरा दिल एक पल के लिए रुक सा गया। मुझे उसका पीच ब्लॉसम फॉर्च्यून याद आया। चांद के नीचे एक अच्छा इंसान सपनों में आता है। मैंने धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा कि अगर कुछ भी हो तो तुरंत मुझे बताना। फिर मैं उसके पास झुक गया और धीरे से फुसफुसाया, ताकि सिर्फ वही सुन सके कि कल मैं उसे लुकआउट डेक पर ले जाऊंगा नज़ारा देखने। वो बस हल्का सा हूँ ही कह पाई जवाब में। उसके गाल लाल हो रहे थे। अगली सुबह मैं बहुत अच्छा महसूस करते हुए उठा। मेरा फिजिक 23 हो गया था, तो मुझे सिर्फ कुछ घंटे की नींद चाहिए थी। डेक पर हलचल थी। लड़कियां जाल ठीक कर रही थीं, क्रॉसबो साफ कर रही थीं, नाश्ता बना रही थीं। अब जब हमारे पास भरपूर सप्लाई और सुरक्षा थी, सब खुश और आराम में थे। मैंने देखा विनरुअन जहाज के किनारे बैठी थी, समुद्र के रंगीन जीवों को मछली खिला रही थी। वो थोड़ी खोई हुई लग रही थी। मैं उसके पास गया और उसे कल रात का वादा याद दिलाया, लुकआउट डेक। उसकी आंखें फैल गईं। उसे यकीन नहीं हुआ कि मुझे याद है। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे ऊपर ले गया। हमारे पीछे लड़कियां हंस रही थीं, चीयर कर रही थीं। इनगाव ने कुछ जलन भरी बात बुदबुदाई, जबकि उसका छोटा ड्रैगन खुशी से मुझे पुकार रहा था। ऊपर लुकआउट पर सुबह की धूप में रेनबो सी चमक रहा था। खूबसूरत नज़ारा। लेकिन रुअन उस पर ध्यान नहीं दे पा रही थी। वो पूरी तरह नर्वस थी। मैं उसके पीछे खड़ा हुआ, दोनों तरफ रेलिंग पर हाथ रखकर, और उसे कहा कि सांस लो, सीधा खड़ी रहो और दूर देखो। फिर मैंने कुछ चालाकी की। मैंने अपनी नई वीकनेस इनसाइट स्किल उस पर एक्टिवेट कर दी। गोल्डन शब्द उसके सिर के ऊपर दिखाई दिए, केवल मुझे दिखाई दे रहे थे। उसका स्टेटस पढ़ा, बेहद नर्वस, हार्ट बीट रैपिड, प्रशंसा की फीलिंग्स ओवरफ्लोइंग। उसकी कमजोरियां थीं हास्यास्पद, किसी भी चीज के लिए कोई रेजिस्टेंस नहीं जो मैं पास से करता हूं। प्रशंसा किए जाने और धीरे से छुए जाने को पसंद करती है और अपनी बहन की छेड़छाड़ के सामने पूरी तरह हेल्पलेस। ये स्किल मूल रूप से फ्लर्टिंग के लिए एक चीट कोड थी। मैंने धीरे से उसके बालों को रगड़ा और उसे बताया कि वह जितना सोचती है उससे ज्यादा बहादुर है। मैंने उसे वन रुआन कहा। वह लगभग पिघल गई। उसका पूरा शरीर नरम हो गया और उसने गिरने से बचने के लिए रेलिंग को पकड़ लिया। मैं देख सकता था खुशी को उसके अंदर भरते हुए। लेकिन फिर कुछ मेरी नजर में आया। रेनबो आइलैंड पर दूरी में एक पतली लाइन नीले ग्रे स्मोक की घने फॉरेस्ट के सेंटर से उठती हुई। वह नेचुरल फॉग नहीं था, वह एक कैंप फायर था। कोई उस आइलैंड पर था। मूड तुरंत बदल गया। मरती हुई महिला ने हमें गोरमेस के बारे में चेतावनी दी थी, एक से ज्यादा। तो वह स्मोक कौन बना रहा था? दूसरे सर्वाइवर्स या कुछ और पूरी तरह? मैंने अपना टेलीस्कोप निकाला और जूम इन किया। बहुत दूर और बहुत सारे पेड़ साफ देखने के लिए, लेकिन यह निश्चित रूप से एक कैंप जैसा लग रहा था। मैंने वन रुआन का हाथ छोड़ दिया। रोमांटिक मोमेंट खत्म हो गया। रेनबो आइलैंड कुछ बहुत बड़ा छुपा रहा था, खूबसूरत पेड़ों और जेली स्लाइम से भी ज्यादा। हमारा आइलैंड लैंडिंग प्लान जितना मैंने सोचा था उससे जल्दी होना चाहिए। रेनबो आइलैंड पर स्मोक देखने के बाद मैंने सबको इकट्ठा किया और उन्हें बताया जो मैंने देखा। लड़कियां नर्वस हो गईं। आइलैंड पर दूसरे लोग दोस्त भी हो सकते थे या दुश्मन। इस दुनिया में लोग मॉन्स्टर्स से ज्यादा डरावने हो सकते हैं। मैंने कॉल लिया। हम आइलैंड ले रहे हैं। हमें चाहिए था कलरफुल ग्लासवुड हमारे ड्रीम शिप के लिए, और वहां के एलीट मॉन्स्टर्स ड्रॉप करते थे अमेजिंग लूट। रेनबो आइलैंड हमारा होना ही था, लेकिन जी ने बताया कि हमारा गियर अभी भी बहुत कमजोर था। कल की फाइट लगभग हमें महंगी पड़ गई जब सो ने सू ताऊ को पूरी तरह ड्रेन कर दिया। अगर हम और गवर्नमेंट मेंटिसेस से टकराए, हम सच में परेशानी में होंगे। हमें पहले अपना इक्विपमेंट अपग्रेड करना था। मेरे पास ब्लूप्रिंट था एक सेकंड ओनर्डर आर्मोरी का, जो अनलॉक करेगा बहुत बेहतर वेपन्स और आर्मर। समस्या थी मटेरियल्स। हम लगभग 300 आयरन ब्लॉक से कम थे। ट्रेडिंग दिन के लिए मैक्स हो चुकी थी और आयरन मार्केट में रेयर था। उसे फिश
रिफ्रेश करना बहुत समय लेगा। फिर मैंने सबको कुछ याद दिलाया जो वे भूल गए थे। हमारे पास अभी भी एक अनयूज्ड अनलिमिटेड कन्वर्जन था। कमरा पूरी तरह शांत हो गया। फिर खुशी से फट पड़ा। मैंने एक साधारण आयरन ब्लॉक निकाला और शीशिया से पूछा वह क्या सोचती है इसे हमारा दूसरा अनलिमिटेड रिसोर्स बनाने के बारे में। उसने तुरंत सिर हिलाया, आंखें चमकती हुई। मैंने सिस्टम एक्टिवेट किया। गोल्डन लाइट आयरन ब्लॉक के चारों ओर लिपट गई और जब मैंने अपनी इन्वेंट्री चेक की वह वहां था। आयरन ब्लॉक्स एक इन्फिनिटी सिंबल के साथ। अनलिमिटेड आयरन हमेशा के लिए। अनलिमिटेड वाटर के साथ हमने सर्वाइवल सॉल्व कर लिया था। अब अनलिमिटेड आयरन के साथ हमारे पास थे एंडलेस वेपन्स, आर्मर और बिल्डिंग मटेरियल्स। हम अब सिर्फ सर्वाइव नहीं कर रहे थे, हमारे पास डोमिनेट करने की पावर थी। मैंने तुरंत वर्क बेंच को सेकंड ऑनर्डर आर्मोरी में अपग्रेड किया। एक सही फोर्जिंग स्टेशन दिखाई दिया, क्वेंचिंग टैंक्स और सब कुछ के साथ। नई क्राफ्टिंग लिस्ट थी अविश्वसनीय। रिफाइंड आयरन क्रॉसबोज, स्वॉर्ड्स, फुल आर्मर सेट्स, टॉवर शील्ड्स, सब ग्रीन इक्विपमेंट और हम जितना चाहे बना सकते थे। मैंने सबको अनऑर्गेनाइज किया। मेरी लैंडिंग टीम जाओलिंग, डब्ल्यूएसए, इंग्याओ, सुत्तोवो और मैं पहले फुल रिफाइंड आयरन आर्मर और वेपन्स लेंगे। बाकी सब रिफाइंड आयरन क्रॉसबोज में अपग्रेड करेंगे। लक्ष्य था नाइटफॉल से पहले पूरी तरह आर्म्ड होना। डेक एक फैक्ट्री में बदल गया। मेटल की आवाज, स्पार्क्स उड़ते हुए, लड़कियां बिना रुके काम करती हुई। ये खूबसूरत था। मैं आगे खड़ा था और रेनबो आइलैंड की ओर देख रहा था। जो भी वहां बाहर था, सर्वाइवर्स, नेटिव्स, मॉन्स्टर्स, वे मिलने वाले थे अपने नए पड़ोसियों से और हम खाली हाथ नहीं आ रहे थे। सनसेट तक मेरी 5 लोगों की लैंडिंग टीम पूरी तरह गेटअप थी। हम दिख रहे थे सही वॉरियर्स की तरह। रिफाइंड आयरन आर्मर सिर से पैर तक, गोल्डन लाइट के नीचे चमकता हुआ। मेरे पास था एक हैवी लॉन्ग स्वॉर्ड। जाओलिंग के पास था एक विशाल टोवर शील्ड। वेंसा के पास थे ट्विन डैगर्स उसकी कमर पर। याओ और सुत्तोवो ने पहना था हल्का आर्मर क्रॉसबोज के साथ। मैंने शीश याओ को छोड़ दिया शिप की जिम्मेदारी में, उसके श्रिम्प आर्मी के साथ पानी में पेट्रोल करते हुए। बाकी लड़कियां पीछे रहीं डिफेंड करने के लिए। फिर हम पांचों एक छोटे राफ्ट पर सवार हुए रेनबो आइलैंड के लिए और एक छिपे हुए बीच पर उतरे। हम सावधानी से रेन फॉरेस्ट में आगे बढ़े। मेरे पास था एक स्पेशल प्लांट जिसे पाथ फाइंडिंग ग्रास कहा जाता है, जो शैंग वार्निंग ने हमारे लिए उगाया था। इसने कंफर्म किया कि पास में कोई डेडली प्लांट्स नहीं थे। मेरी वीकनेस इनसाइड स्किल हमें हर मूवमेंट के लिए अलर्ट रखी। लगभग 30 मीटर अंदर मैंने कुछ देखा ट्री टॉप्स में। एक छोटा गवर्नमेंट मेंटिस सुत्तोवो पर नीचे गिरा। वेंसा ने उसे तुरंत इंटरसेप्ट किया। उसका नया गियर उसे इतना फास्ट बना चुका था कि वह उससे ब्लेड के लिए ब्लेड मैच कर सके। मैंने उसकी वीक पॉइंट पुकारा। जाओलिंग ने उसे अपनी शील्ड से कुचल दिया। फिर हम तीनों ने उसके एक्सपोज्ड एब्डोमेन में क्रॉसबो बोल्ट्स फायर किए। 10 सेकंड से कम में डेड। वही मॉन्स्टर जिसने लगभग हमें 2 दिन पहले मार दिया था, अब फाइट भी नहीं कर सका। ये नहीं था कि वे कमजोर हो गए, हम स्ट्रांग हो गए। हम और अंदर बढ़े, रास्ते में स्पाइडर टाइप और सेंटीपीड टाइप एलीट मॉन्स्टर्स को काटते हुए। मेरी वीकनेस इनसाइट हर अटैक को गाइड कर रही थी। जाओलिंग ने टैंक किया जब वेंसा और इंगाओ ने डैमेज डील किया। सुत्तोवो ने बबल्स के साथ कंट्रोल किया। हम एक वेलोनेल्ड मशीन थे। कोई ट्रेजर चेस्ट ड्रॉप्स नहीं मिले हालांकि, जो परेशान करने वाला था। लगभग आधे घंटे बाद पेड़ पतले हो गए और हमने आवाजें सुनी। हम कुछ घनी झाड़ियों के पीछे चुपके से पहुंचे और एक छोटा कैंप पाया। एक लॉग फेंस, एक कैंप फायर और 7 या 8 रफ दिखने वाले सर्वाइवर्स उसके आसपास बैठे हुए। वे पतले थे, गंदे क्रूड स्टोन वेपन्स से लैस और भूखी खतरनाक आंखें थीं। लीडर एक बड़ा आदमी था जिसके चेहरे पर एक निशान था, एक स्टोन एक्स को शार्प करते हुए। इससे पहले कि मैं और ऑब्जर्व कर पाता, उसने अचानक सीधा हमारी हाइडिंग स्पॉट की ओर देखा। वहां कौन है? अब छिपने का कोई पॉइंट नहीं था। मैं बाहर कदम रखा और मेरी टीम ने फॉलो किया। सर्वाइवर्स फ्रीज हो गए जब उन्होंने हमें देखा। 5 लोग फुल शाइनिंग मेटल आर्मर में, असली सोर्ड्स और क्रॉसबोज लेकर। उनके स्टिक्स और स्टोन्स के मुकाबले हम एलियंस जैसे दिख रहे होंगे। स्कार्ड लीडर की आंखें हमारे गियर पर लॉक हो गई। मैं लगभग देख सकता था लालच को उससे टपकते हुए। उसने जोर से निगला, टफ दिखने की कोशिश की और एक रफ आवाज में बोला, तुम बच्चे कौन हो? तुम मेरे टेरिटरी पर क्यों हो? मेरा टेरिटरी। हम इस आदमी से टकराए जिसे वोंग हू कहा जाता था, एक स्कार फेस्ड आदमी जिसने दावा किया कि आइलैंड उसका टेरिटरी था। मैं खुद को हंसने से रोक नहीं सका। उसके आदमी मेरे पीछे लड़कियों को जानवरों की तरह घूर रहे थे, गंदी बातें कहते हुए। इससे मुझे गुस्सा आया। मैंने वेंसा से कहा, सबसे तेज बोलने वाले को मारो। वह इतनी तेजी से मूव हुई, किसी ने उसे देखा भी नहीं। 1 सेकंड वह आदमी बकवास बोल रहा था। अगले ही पल वह जमीन पर था, उसका गला कटा हुआ। सब शांत हो गए। वोंग हू पागल हो गया और अपने आदमियों को हमें अटैक करने को कहा। यह एक गलती थी। शाओलिंग ने अपनी बड़ी मेटल शील्ड जमीन में पटकी और जो भी उन्होंने उस पर फेंका सब ब्लॉक कर दिया। उनके वुडन स्पीयर्स और स्टोन नाइव्स उसे खरोंच भी नहीं सके। फिर उसने शील्ड को दीवार की तरह घुमाया और 2 आदमियों को उड़ते हुए भेज दिया। वे वापस नहीं उठे। याओ और सुत्तोवो ने अपने क्रॉसबोज एक साथ फायर किए जैसे एक परफेक्ट टीम। एक ने एक आदमी के पैर पर मारा, दूसरे ने उसे पीठ में लगा। 1 मिनट से कम में वोंग हू के ज्यादातर आदमी नीचे थे, बाकी बस वहीं खड़े थे, इतने डरे हुए कि हिल भी नहीं सके। मुझे इसके लिए एक उंगली भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने बस वोंग हू को देखा जो अपनी स्टोन एक्स के साथ मेरी ओर चार्ज कर रहा था। वह मेरे लिए इतना धीमा था, ऐसा लग रहा था जैसे वह पानी के अंदर मूव कर रहा हो। जब उसने आखिरकार वार किया, मैंने अपनी आयरन सोर्ड उठाई और उसे आसानी से ब्लॉक कर दिया। उसकी एक्स आधी में टूट गई और फोर्स ने उसका हाथ खोलकर फाड़ दिया। मैंने अपनी सोर्ड उसके गले पर रखी और उससे वही सवाल पूछा जो उसने मुझसे पूछा था, ये किस
किसका आइलैंड है? बस अब जवाब अलग था, ये मेरा है। वोंग हू वहीं घुटनों पर था, मेरी स्वॉर्ड उसके गले पर होने से हिलने से भी डरा हुआ। उसने अपना टफ एक्ट बहुत जल्दी छोड़ दिया। उसके बचे हुए आदमी अपने वेपन्स नीचे फेंक दिए और अपने घुटनों पर भीख मांगने लगे। वैनसा पास आई और कैजुअली पूछा, क्या उसे सबको मार देना चाहिए? मैंने उसे रुकने को कहा, मेरे पास पहले सवाल थे। मैंने वोंग हू को अपनी स्वॉर्ड से हल्का सा टैप किया और उसे बोलने पर मजबूर किया। उसने सब कुछ उगल दिया। उसका ग्रुप भी यहाँ क्रैश हुआ था और उनका राफ्ट पहले दिन ही डूब गया। उसने अपनी टैलेंट ब्रूट स्ट्रेंथ का इस्तेमाल किया दूसरों को इस आइलैंड तक तैर कर लाने के लिए। उसने मुझे एक खतरनाक मॉन्स्टर के बारे में बताया जिसे वे गोरमेट कहते थे, जिसने पहले ही उसके आधे लोगों को खा लिया था। वे अभी भी जिंदा थे। इसका एकमात्र कारण यह था कि उनका कैंप किसी और